तो इन आवर लास्ट क्लास सोशल मूवमेंट्स क्या होते हैं वो हम लोगों ने देखा था। डेफिनेशन क्या होता है सोशल मूवमेंट का। ओके, व्हाट आर सोशल मूवमेंट्स, देन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं सोशल मूवमेंट्स के, वो हम लोगों ने देखा था। जस्ट अ रिकैप ऑफ व्हाट वी डिड इन आवर लास्ट क्लास। क्या क्या मुख्य विशेषताएं होती हैं सामाजिक आंदोलन के। हमने कहा था कि सामाजिक आंदोलन सामान्य तौर पर स्थापित राजनीतिक व्यवस्था के बाहर कार्य कर रहे होते हैं। क्यों? द रीजन बीइंग कि जो स्थापित राजनीतिक व्यवस्था है, संस्थागत व्यवस्था है, उसके तहत उनकी मांगों की पूर्ति नहीं हो रही, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। दे आर अनेबल टू गेट देयर ग्रीवांसेस redressed within the established institutional political mechanism. That is the reason why these social movements, they work or operate outside the established institutional political system. Next, they arise due to a group's exclusion from normal institutional political channel. ये सामाजिक आंदोलनों की शुरुआत कहां से होती है? सामाजिक आंदोलनों की जो शुरुआत होती है वो वंचना से, डिप्राइवेशन। रिमेंबर द वर्ड डिप्राइवेशन। जब कोई समूह, कोई ग्रुप वंचित महसूस करता है, वंचना वो उसके अधिकारों के प्रति हो सकती है, विकास से वो वंचित हो सकता है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जो एक रेस्पेक्टेबल लिविंग है, लाइवलीहुड है, उससे वो वंचित रह रहा है। या यह भी हो सकता है कि उसका साफ स्वच्छ वातावरण में जीने का अधिकार है और सरकार उद्योग स्थापित करते जा रही है, पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, तो वो वंचित हो रहा है एक क्वालिटी लाइफ से, तो उसको लेकर के भी मूवमेंट हो सकते हैं, जो इन्वायरमेंटल मूवमेंट होते हैं। तो इसकी उपज जो होती है वो वंचना से या डिप्राइवेशन से। एंड थर्ड कैरेक्टरिस्टिक सोशल मूवमेंट का था that they are always resisted by those in position of power and privilege. जो लोग सत्ता में हैं या जो विशेषाधिकार प्राप्त किए हुए हैं, उन लोगों के द्वारा इसका विरोध होता है। क्यों? क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं इससे लॉस हो रहा होता है। जो प्रिविलेज क्लास है, अब सपोजली अगर दलित मूवमेंट है या टेम्पल इंट्री मूवमेंट है या विमेन का मूवमेंट है, सोशल मूवमेंट, तो सब में विरोध अलग अलग लोगों के द्वारा होगा। दलित मूवमेंट है तो स्वाभाविक है कि उन लोगों के द्वारा विरोध होगा जो दलितों को सदियों से दबा करके रखे हैं, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से। और उनकी यह सोच है कि दलित दबाने के लिए ही होते हैं, ये पैदा हुए ही हैं दबाने के लिए। तो ऐसे सोच वाले लोग इसका विरोध करेंगे, दलित आंदोलन का। महिला आंदोलन है तो महिला आंदोलन का विरोध वो लोग करेंगे जो विशेषाधिकार प्राप्त किए हुए, अर्थात वो पुरुष जो पितृसत्तात्मक मानसिकता से ग्रसित हैं, पैट्रियार्कल माइंडसेट है जिनका, जो चाहते हैं या जो यह समझते हैं कि औरतें एक संपत्ति के जैसी हैं उनकी, और उनको नियंत्रण किया जाना चाहिए, उनको अधिकार नहीं दिया चाहिए। उन लोगों के द्वारा इसका विरोध होगा। कुछ दिनों पहले एक महिला थी जिनका नाम आप लोगों ने शायद सुना हो या हो सकता है नहीं भी सुना हो, सावित्रीबाई फूले। उनका जन्मदिन मनाया गया। सावित्रीबाई फूले कौन थी? सावित्रीबाई फूले एक वैसी महिला थी जिनकी विवाह काफी कम आयु में हो गया था। 6-7 साल या 9 साल की आयु में शायद उनका विवाह हो गया था ज्योतिबा फूले के साथ। ज्योतिबा फूले भी एक सामाजिक सुधारवादी थे, उन्होंने भी एक आंदोलन चलाया था। और सावित्रीबाई फूले जो है वो अनपढ़ महिला थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उनका सौभाग्य था कि जिनसे उनकी शादी हुई थी, ज्योतिबा फूले, वो पढ़े लिखे थे और उन्होंने ही पढ़ाया उनको, सावित्रीबाई फूले को पढ़ाया। पढ़ लिख करके सावित्रीबाई फूले शिक्षित हुई और शिक्षित होने के उपरांत
उनका नजरिया बदला, उनका दृष्टिकोण समाज को देखने का, दुनिया को देखने का नजरिया बदला, और उनके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि जब उन्हें इसका इतना लाभ हुआ शिक्षित होने से, उनके नजरिया में परिवर्तन हुआ, तो लड़कियां क्यों नहीं पढ़ती हैं, लड़कियों को भी पढ़ाया जाना चाहिए। अब उस समय की व्यवस्था इस प्रकार थी कि लड़कियों को शिक्षा नहीं प्रदान किया जाता था, लड़कियों को शिक्षा से दूर रखा जाता था, उनको शूद्रों की कैटेगरी में रखा जाता था, पठन पाठन की अनुमति नहीं थी। तो उन्होंने एक आंदोलन चलाया, सामाजिक आंदोलन। धीरे धीरे उन्होंने उसकी शुरुआत की लड़कियों को पढ़ाने का। उनकी एक सहेली थी फातिमा शेख। फातिमा शेख एक धनाढ्य परिवार से थी, उनके पास जमीन थी, पैसा था, उनके भाई का नाम था उस्मान शेख। तो इन दोनों महिलाओं ने मिल करके, सावित्रीबाई फूले और फातिमा शेख, इन दोनों महिलाओं ने मिलकर स्कूल की स्थापना किया, लड़कियों की एक स्कूल। तो ये पहला स्कूल था भारत का जो सिर्फ लड़कियों के लिए था, और ये दोनों पढ़ाने जाती थी। सावित्रीबाई फूले जब पढ़ाने जाती थी तो 2 साड़ी साथ में लेकर के जाती थी, और उसके पीछे कारण ये था कि जब ये पढ़ाने जाती थी स्कूल में, तो समाज के जो नर सदस्य थे, जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था से ग्रसित थे, वो लोग इनका बहिष्कार करना शुरू किए, इनका विरोध करना शुरू किए, क्योंकि वो उस मानसिकता से थे कि लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहिए, और उन्हें यह लगता था कि लड़कियों को पढ़ा करके ये बर्बाद कर रही है सावित्रीबाई फूले। वो उनका विरोध करते, और जब वो जाती थी स्कूल पढ़ाने के लिए तो उनके ऊपर मिट्टी, गोबर ये सब फेंका जाता था। यही कारण है कि सावित्रीबाई फूले अपने साथ 2 साड़ी लेकर के जाती थी। स्कूल जाने के बाद वो चेंज करती थी और फिर पढ़ाती थी। और अपने जीवन काल में इन्होंने 18 स्कूल, सावित्रीबाई फूले और फातिमा शेख, इन दोनों ने मिल करके 18 लड़कियों के लिए स्कूल पूरे महाराष्ट्र में स्थापित किया। सरकार ने इनके योगदान को सराहा और इनको नवाजा गया उपाधि से, और कुछ सालों पहले भारत सरकार ने भी इनके योगदान को स्वीकारा और पुणे विश्वविद्यालय का नाम बदल करके सावित्रीबाई फूले विश्वविद्यालय कर दिया गया। तो ये अगर वो महिला नहीं खड़ी होती वंचना के खिलाफ, क्यों, किस वंचना, क्योंकि लड़कियों को पढ़ने की अनुमति नहीं थी, तो आज भी हो सकता है संभावना थी कि लड़कियां नहीं पढ़ पाती, या कोई ना कोई तो शुरुआत करता, तभी ये अधिकार मिल पाता उनको। तो आज जो लड़कियां पढ़ रही हैं उसका एक बहुत बड़ा योगदान, कंट्रीब्यूशन सावित्रीबाई फूले और ये फातिमा शेख, इन दोनों का था, जिन लोगों ने स्कूल स्थापित किया और लोगों की इस धारणा को तोड़ा कि लड़कियां पढ़ नहीं सकती हैं, लड़कियों को पढ़ने का समान अधिकार है, लड़कियां संपत्ति नहीं होती हैं, कोई गाय बैल के जैसे उनको खूंटे से बांध कर नहीं रखा जा सकता है, वो भी इंसान हो, उनको समान अधिकार है, जैसा मर्दों को अधिकार है उसी तरह से लड़कियों को भी अधिकार है। और ऐसे आंदोलन जब भी शुरू होते हैं तो होता क्या है कि इस आंदोलन का विरोध होता है। विरोध किन के द्वारा? उन लोगों के द्वारा जो वो विशेषाधिकार प्राप्त किए हुए थे। तो विशेषाधिकार प्राप्त किए हुए लोग कौन थे? जो ऊंचे जाति के लोग थे और जो पढ़े लिखे थे। उन्हें यह भय था कि लड़कियां भी पढ़ लिखने लगेंगी तो उनको कंपटीशन मिलेगा, इस कारण से वो नहीं चाहते थे कि लड़कियां पढ़ें। तो विरोध हमेशा विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के द्वारा होता है। चौथा कैरेक्टरिस्टिक जो सामाजिक आंदोलन का वो होगा, वो यह है कि ये सामाजिक आंदोलन सामान्य तौर पर शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो इस उदाहरण से आपको अभी समझ में आया होगा। एजुकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सावित्रीबाई फूले पढ़ी तब वो सामाजिक आंदोलन की शुरुआत किया उन्होंने, और स्त्री शिक्षा अभियान का शुरुआत किया। बी आर अम्बेडकर पढ़े, पढ़ने के बाद उनकी सोच, उनके नजरिया में परिवर्तन हुआ, और फिर दलित आंदोलन को उन्होंने उठाया। तो पढ़ा हुआ होना, शिक्षित होना बहुत बड़ा फर्क लाता है। सामाजिक आंदोलन का नेतृत्व वैसे लोग प्रदान करते हैं जो वंचित हैं, और लेकिन उनमें एक विजन होता है। ओके, यह भी हमने बताया था कि पीपल इन पावर प्रेफर प्रोटेस्टर्स गो थ्रू इंस्टीट्यूशनलाइज्ड चैनल्स बिकॉज द पीपल इन पावर रन दोस चैनल्स।
सत्ता में जो आसीन लोग होते हैं वो सामाजिक आंदोलन को कमजोर करने का अलग अलग तरीके का हथकंडा अपनाते हैं। उनका कहना होता है कि आप जो स्थापित व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसके तहत आप अपना विरोध कीजिए, आप अर्जी दीजिए, पिटीशन दीजिए, आरटीआई कीजिए, कोर्ट में जाइए। इसके माध्यम से वो क्या करते हैं कि आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर आंदोलन बड़ा होगा तो वैसी परिस्थिति में उनकी मांगों को मानना पड़ेगा। लेकिन अगर वो संस्थागत तरीके से जाएंगे तो संस्थागत तरीके से अब कोर्ट केस होगा तो कोई एक व्यक्ति जाके करेगा, उस व्यक्ति को डराया धमकाया जा सकता है, पूरा का पूरा समूह ग्रुप जाकर के कोर्ट केस नहीं करेगा ना। तो संस्थागत तरीके से अगर आप जाएंगे तो वहां पर संभावना होती है कि सामाजिक आंदोलन को दबा दिया जाए। गोल क्या होते हैं सामाजिक आंदोलन के, लक्ष्य क्या होते हैं? कि जो संसाधन है उनका बराबर का बंटवारा हो। कोई भी आंदोलन आप लीजिए, सावित्रीबाई फुले का अगर हम उदाहरण लें तो उनका भी वहां पर संसाधन क्या था? शिक्षा एक संसाधन है, नॉन मटेरियल रिसोर्स है, वो मटेरियल रिसोर्स नहीं है, नॉन मटेरियल रिसोर्स है। तो उसका बराबर से बंटवारा होना चाहिए। मतलब यह कि लड़कियों को भी पढ़ने का समान अधिकार मिलना चाहिए। फिर दलित आंदोलन है, तो दलित आंदोलन भी उसी प्रकार से संसाधनों का बंटवारा होना चाहिए। अब दलित जो है अलग अलग प्रकार की वंचनाओं से ग्रसित थे। आर्थिक वंचना कि भाई आप ये काम नहीं कर सकते, आप ये काम करेंगे। जो अछूत काम है, जो नीचा काम है, जिसमें ज्यादा प्रॉफिट नहीं है, पैसा नहीं है, मैला ढोने का काम होगा, सड़क का साफ सफाई, नाली साफ सफाई, ये सब काम आप कीजिएगा, इसके अलावा और काम आप नहीं कर सकते हैं। क्योंकि वर्ण व्यवस्था उसको रोकता था कि एक दलित जो है वो टीचर नहीं हो सकता है, वो टीचर बनने का काम जो है वो ब्राह्मण का है। एक दलित जो है वो युद्ध नहीं लड़ सकता है, सैनिक नहीं बन सकता, क्योंकि वो क्षत्रिय का काम है। शिवाजी एक महान योद्धा थे और शिवाजी को यह श्रेय जाता है कि उन्होंने निचले जो दबे हुए वर्ग थे, क्योंकि शिवाजी स्वयं एक नीचे के वर्ग से आए थे, कणवी जाति के थे, वो शूद्र जाति के थे। और शिवाजी जब धीरे धीरे करके औरंगजेब के विरुद्ध राजनीतिक अभियान छेड़ करके एक एक करके अपना वो एरिया बढ़ाते गए, ताकत हासिल करते गए, एक महान योद्धा थे। तो ये हासिल उन्होंने कैसे किया, यह सवाल जरूर जानना चाहिए कि कैसे उन्होंने ये किया। शिवाजी में नेतृत्व की क्षमता थी, और शिवाजी जिस क्लास को बिलोंग करते थे, जो जाति को बिलोंग करते थे, वो लोअर कास्ट था, कणवी जाति। उन्होंने क्या किया कि अपने जाति के लोगों को उन्होंने योद्धा बनाना शुरू किया, लड़ाकू सैनिक बनाया, और एक सशक्त कहिए कि राजनीतिक आंदोलन का उन्होंने शुरुआत किया। वो सामाजिक आंदोलन नहीं होगा, लेकिन अगर दूसरे नजरिए से देखें तो एक सामाजिक आंदोलन भी है, क्योंकि उन्होंने निचले वर्गों को उठा दिया था। वैसे वर्ग जो हमेशा से लोअर कास्ट थे, जो छोटा काम करते थे, उनको उन्होंने क्षत्रिय जाति में तब्दील कर दिया था, एक योद्धा क्लास बना दिया था। और इसी के सहारे उन्होंने एक बड़ा साम्राज्य अपना खड़ा किया। सवाल ये उठता है कि शिवाजी की मृत्यु उपरांत वो साम्राज्य बिखर क्यों गया? उसके पीछे कारण यह था कि शिवाजी की जब मृत्यु हुई तो उनके मृत्यु के कुछ साल बाद नेतृत्व जो है मराठों का, वो पेशवा के हाथों में चला गया। पेशवा थे ब्राह्मण, वो नहीं चाहते थे कि जो ये लोअर कास्ट के लोग हैं वो सेना में आए, और उन पे वंचना लगाए जाने लगी। उन पर ये सेना में जो भर्ती थे उनको हटाया जाने लगा। ये कणवी जाति के जो लोग थे, एक एक करके उनको फिर हटाया गया, और उनको वापस पुराना काम जो उनको कर के दिया जाता था, वही काम, सड़क की साफ सफाई, नालियों का सफाई, ये सब काम में उनको लगा दिया गया। यहां तक कि आदेश जारी किया गया पेशवाओं के द्वारा कि ये जो जाति के लोग हैं वो अपने गले में एक मटका लटका करके चलेंगे, और जब भी उनको थूकना होगा उसी मटके में थूकेंगे, और कहीं सड़क में नहीं थूकेंगे, क्योंकि ये अस्पृश्य जाति हैं, अछूत जाति हैं, और इनके वजह से
कहीं और गंदगी नहीं होनी चाहिए। साथ में एक बांस का तना वो लेकर के चलेंगे, और जब भी चलेंगे तो अपने आप को पीटते हुए आएंगे, ताकि बाकी जाति के लोग को पता चल जाए कि ये कोई अछूत जाति आ रहा है, और वो उससे दूर होने लगेंगे। तो वो जाति लोअर कास्ट जिसको शिवाजी ने योद्धा बना दिया था, उसको पेशवाओं ने फिर से अमानवीय तरीके से उनको साथ व्यवहार करने लगे, और उनको वापस उसी काम में लगा दिया गया जो पहले उनको काम करवाया जाता था, बलपूर्वक, जबरदस्ती। अब है क्या कि ये तो उनके लिए एक मानसिक प्रताड़ना थी। जो एक सेना, एक सोल्जर क्लास थे, उनको आप वापस ऐसा काम कराइएगा तो उनको घृणा होगी। किससे घृणा होगी? पेशवाओं से होगी। इसका फायदा किसने उठाया? अंग्रेजों ने उठाया। अंग्रेज जब आए तो उन्होंने देखा, अंग्रेज भारत में शासन किए तो वैसे ही नहीं किए, उन्होंने भारत का इतिहास पढ़ा, भारत का जाति व्यवस्था को पढ़ा, और उसी को उन्होंने एक्सप्लॉइट किया भारतीयों के ही विरुद्ध। जब उन्होंने शिवाजी का पढ़ा और इन कणवी जातियों के बारे में पढ़ा, तब उन्होंने क्या किया कि इनका एक अलग रेजिमेंट बनाया, फिर से इन लोगों को एक सेना में भर्ती करना शुरू किया। अब इन लोगों के अंदर में पेशवा के प्रति तो विरोध काफी था, गुस्सा काफी था, क्योंकि ये लोग योद्धा थे, शिवाजी ने उनको योद्धा बना दिया था, लेकिन पेशवा ने पुनः उनको उसी काम में लगा दिया था। तो अंग्रेजों ने क्या किया, इन लोगों को सेना में भर्ती करने लगा और इनका अलग से रेजिमेंट बनाया। और उसके बाद आखिरी जो युद्ध हुआ था, मराठा युद्ध 1818 में, 4 जनवरी मेरे ख्याल से वो डेट था जब ये भीमा कोरेगांव का युद्ध लड़ा गया था, 4 जनवरी 1818। उस भीमा कोरेगांव का युद्ध में यही रेजिमेंट जो था, जो लोअर कास्ट का था, उसने पेशवा की सेना को हराया था। इनके लिए एक बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि इनके अंदर में गुस्सा था पेशवा के प्रति, उस वर्ण व्यवस्था के प्रति जिसने उनको योद्धा से पुनः पुनः फिर से एक अस्पृश्य जाति में कन्वर्ट कर दिया था। और उस गुस्से का फायदा अंग्रेजों ने उठाया, और ये भीमा कोरेगांव का युद्ध हुआ। पेशवा उसमें हार गया, मराठा जो है वो हार गए, और उसके बाद मराठा कॉन्फेडरेसी को डिसॉल्व कर दिया गया। इसी घटना को लेकर के B.R. अम्बेडकर हर साल 4 जनवरी को वो मनाते थे। 4 जनवरी 1918 को उन्होंने, जब 100 साल पूरा हुआ था इस युद्ध का, तो उन्होंने उसे एक समारोह के रूप में मनाया। और 4 जनवरी 2018 में जब 200 साल पूरा हुआ था, तो फिर वहां पर एक समारोह का आयोजन हुआ था। हालांकि वो फिर सांप्रदायिक रूप ले लिया, अपर कास्ट और लोअर कास्ट का वहां पर दंगा हो गया। तो ये आंदोलन वंचना के विरुद्ध होता है। आंदोलन का मुख्य मकसद क्या होता है कि जो संसाधन है उसका बराबर का बंटवारा हो, हम पर जबरदस्ती हमसे कोई कार्य नहीं करवाया जाए, या हमें जबरदस्ती बलपूर्वक किसी चीज से रोका नहीं जाए, चाहे वो सेना में भर्ती हो, चाहे वो मंदिर में प्रवेश हो, मजार में प्रवेश हो, हमें उसके लिए जबरदस्ती हमें उससे रोका नहीं जाए। हाजी अली दरगाह का भी इस तरह का हुआ था, और उसको लेकर के महिलाओं ने विरोध किया कि हमें मजार में प्रवेश करने की अनुमति मिले। आप वंचित नहीं रख सकते हैं किसी को भी इस आधार पे कि वो इस जाति का या इस लिंग का है। महिला है तो हम प्रवेश नहीं करने देंगे, यह जाति का तो वो प्रवेश नहीं करें। संसाधनों पर जो भी लोक पब्लिक रिसोर्सेज हैं, लोक संसाधन हैं, उस पर सभी का बराबर का हक होता है। आप उसे रोक नहीं सकते हैं। रोकेंगे तो स्वाभाविक है कि कोई नेतृत्व उभरेगा जो पढ़ा लिखा हो, विजन हो, और वो फिर उसका विरोध करना शुरू करेगा, उस वंचना के विरोध करेगा, और वो एक सामाजिक आंदोलन का रूप ले सकता है। तो गोल होता है सोशल मूवमेंट का पहला कि रीडिस्ट्रीब्यूट मटेरियल रिसोर्सेज मोर इक्विटेबली, बराबर का बंटवारा होना चाहिए। फिर गेनफुल सिटीजनशिप, दूसरा लक्ष्य डिपेंड करता है, अलग अलग तरह के सामाजिक आंदोलन होते हैं। कुछ आंदोलन बराबर के नागरिक अधिकार को लेकर के हो सकता है, जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो आया था उसको लेकर के विरोध हुआ, या एलजीबीटी राइट्स को लेकर के हुआ। एलजीबीटी था लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर, बाइसेक्सुअल, उसको लेकर के विरोध हुआ। कि पहले क्या था कि कानून में प्रोविजन था अननेचुरल सेक्स। अननेचुरल सेक्स का मतलब हो गया सेक्स इन द सेंस
मेल और फीमेल के बीच में सेक्स हो रहा है तो वो नेचुरल है, और मेल और फीमेल के बीच में अगर सेक्स नहीं हो रहा तो वो अननेचुरल है। अब अननेचुरल सेक्स कई तरह के हो सकते हैं, जैसे मेल और मेल के बीच में सेक्स, तो वो गे रिलेशन कहलाता है। समलैंगिक, समलैंगिक में दो हो जाता है, गे और लेस्बियन। महिला महिला के बीच में सेक्स, वो लेस्बियन कहलाता है। फिर इसके अलावा और भी हो सकता है, जैसे जानवरों के साथ सेक्स, वो भी अननेचुरल है। बच्चों के साथ सेक्स, वो भी अननेचुरल है। तो कानून में यह प्रावधान दिया गया था कि ये अननेचुरल सेक्स है, और इसको कोई भी अगर व्यक्ति करता है तो वो दंड दिया जाएगा, उसको अरेस्ट हो सकता है, दंड दिया जाएगा। लेस्बियन और गे जो थे, उन लोगों ने इसका विरोध काफी समय से कर रहे थे, और उन्होंने विरोध किया कि भाई ये हमारा अपना अधिकार है कि हम किसके साथ जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। कोई लड़का अगर लड़के के साथ जीवन व्यतीत करना चाहता है तो उसका अपना अधिकार है। वो अगर बालिग है तो उसका अपना अधिकार है, वो जिसके साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहता है। अगर कंसेंट है, सहमति से है, दोनों की सहमति है, तो वो उसका अपना अधिकार है, और राज्य उस अधिकार का हनन नहीं कर सकती है। तो उसको लेकर के लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, इन लोगों ने अपना मुहिम चलाया। लेस्बियन लड़कियों के संदर्भ में, कि कोई लड़की किसी दूसरे लड़की से विवाह करना चाहती है तो राज्य उसे रोक नहीं सकता है, उनका यह कहना था। ठीक है, ये अननेचुरल है, नेचुरल मेल और फीमेल का, लेकिन अगर कोई लड़की किसी दूसरे लड़की से प्रेम करती है और विवाह करना चाहती है तो उसका अपना अधिकार है, वो जिसके साथ जीवन व्यतीत करना चाहे। काफी इसको लेकर के विरोध हुआ, प्रदर्शन हुआ, मूवमेंट हुआ, सोशल मूवमेंट, एलजीबीटी मूवमेंट नाम से जाना जाता है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो ये प्रोविजन था कि ये क्रिमिनल ऑफेंस होगा, उसको हटा दिया गया। लेकिन दो क्राइटेरिया में अभी भी अननेचुरल सेक्स एक क्रिमिनल ऑफेंस है, अर्थात जानवरों के साथ सेक्स और बच्चों के साथ सेक्स, वो आज भी अपराध माना जाता है। लेकिन लड़की लड़की के साथ जीवन व्यतीत कर सकती है, सेक्स हो सकता है, लड़का का लड़के के साथ संबंध हो सकता है, यौन संबंध हो सकता है। वो आज के डेट में 2022 के आज के डेट में वो आज भारतीय संविधान में अपराध की दृष्टि से नहीं देखा जाता। तो मूवमेंट हुआ उनके अधिकारों को लेकर के। उसी प्रकार से जो ट्रांसजेंडर हैं, उन लोगों ने भी अपना ये किया। उनका कहना था कि जो फॉर्म आता है, कोई भी एग्जामिनेशन का फॉर्म भरना हो या कहीं पर भी, तो वहां पर मेल और फीमेल रहता है। अब वो ट्रांसजेंडर कौन है, जिससे नॉर्मली हम लोग हिजड़ा जिन्हें कहते हैं सामान्य बोलचाल की भाषा में, उन्हें ट्रांसजेंडर। तो ट्रांसजेंडर कौन होते हैं, जिनमें कुछ मेल ऑर्गन होंगे, कुछ फीमेल ऑर्गन होंगे, या फिर कुछ वैसे मेल जिसमें कुछ मेल ऑर्गन मिसिंग है, या फीमेल जिनमें की फीमेल ऑर्गन मिसिंग है। अलग अलग तरह के ट्रांसजेंडर हो सकते हैं। तो अब वो किस श्रेणी में आएंगे, मेल में आएंगे या फीमेल में आएंगे? तो वैसे लोगों को ट्रांसजेंडर ये क्या था, तो उनका कहना था कि हमारे लिए एक अलग से कॉलम होना चाहिए कोई भी एग्जाम में, और हमें भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। प्रकृति ने हमारे साथ अगर भेदभाव किया है, सरकार क्यों भेदभाव करती है, या समाज क्यों भेदभाव करता है? समाज उन्हें अलग दृष्टि से देखता है, तो ये भेदभाव उचित नहीं है। और इस कारण से उन लोगों ने भी सामाजिक आंदोलन को छेड़ा, और फिर उनको भी जाकर के अधिकार मिला। आज थर्ड जेंडर का कॉन्सेप्ट है। थर्ड जेंडर मतलब तीसरा लिंग, मतलब एक हुआ मेल, दूसरा फीमेल। अगर आप मेल या फीमेल कैटेगरी में नहीं है तो थर्ड जेंडर, ट्रांसजेंडर को ही हम थर्ड जेंडर कहते हैं। और कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि कोई भी व्यक्ति अगर आइडेंटिफाई कर रहा है अपने आप को थर्ड जेंडर के तौर पर, तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं किया जाना चाहिए, उसका सम्मान किया जाना चाहिए, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं किया जाना चाहिए। यह नहीं कि हम चेक करेंगे कि आप थर्ड जेंडर हैं या नहीं। कोई व्यक्ति स्वतः घोषित कर रहा है कि हम थर्ड जेंडर हैं, तो उसको मान लिया जाएगा कि वो थर्ड जेंडर, क्योंकि कोई व्यक्ति ऐसे ही घोषित अपने आप को नहीं करेगा थर्ड जेंडर के तौर पर। वो थर्ड जेंडर होगा तभी वो व्यक्ति या वो महिला जो है अपने आप को थर्ड जेंडर के तौर पर आइडेंटिफाई करें। तो ये कुछ गोल्स होते हैं सोशल मूवमेंट्स के। जस्ट अ सेकंड।
कि फुल सिटीजनशिप राइट्स, ये कुछ गोल्स होते हैं सोशल मूवमेंट के। तीसरा कि सोसाइटी के मूल्य होते हैं, मानक होते हैं, उन मूल्य और मानकों को भी परिवर्तित करने का प्रयास होता है इन सामाजिक आंदोलन के माध्यम से। जैसे ये थर्ड जेंडर का भी जो कॉन्सेप्ट है, तो समाज का हमारा एक मूल्य था, हम उन्हें हे दृष्टि से देखते थे, निंदा की दृष्टि से देखते थे। तो ये हमारी गलती। अगर ईश्वर ने किसी व्यक्ति को ऐसा बनाया है कि उसमें कुछ मेल है, लेकिन मेल के साथ उसका ब्रेस्ट भी डेवलप कर गया है, तो वो थर्ड जेंडर है। या फीमेल है, लेकिन फीमेल के साथ साथ कुछ मेल ऑर्गन भी उसका डेवलप कर गया है, तो ये प्रकृति ने उसके साथ भेदभाव किया है। अब जो प्रकृति ने भेदभाव किया है, तो उसको हम एक सभ्य समाज के तौर पर हम उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। सामान्य तौर पर क्या होता है, हम उनका मजाक उड़ाते हैं, मजाक का पात्र बनते हैं वो, तो ये गलत है। तो हमें ये आंदोलन का एक मकसद यह भी होता है कि समाज के जो मानक हैं, मूल्य हैं, उनको परिवर्तित करना, समाज का ये जो सोच है, ये नजरिया है, उसको परिवर्तित करना। तो ये कुछ गोल्स होते हैं सोशल मूवमेंट के। Now time is running short. We have just 5 minutes left, so I'll stop here. और I'll be taking questions. आप लोगों का कुछ सवाल है तो सवाल आप लोग पूछ लीजिए।